नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है और साथ ही मार्केट में और कहां पर हलचल की संभावना है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की और साथ ही सुनील कटके हैं हमारे साथ जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ करने जा रहे हैं और खबर गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आ गई है और आपको याद होगा जब कुछ महीने पहले तक क्रिप्टो बेतहाशा तेजी के साथ ऊपर जा रहा था तो गोल्ड में लोगों का थोड़ा रुझान कम हो गया था और उस समय हमने इसको इस ट्रेंड को पकड़ा था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेंद्र मेहता को जो हमारे साथ उस वक्त भी जुड़े थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जो गोल्ड में गिरावट आ रही है इसके पीछे एक बड़ी वजह क्रिप्टो में तेजी भी है, क्योंकि क्रिप्टो की तेजी ने लोगों को लुभाना शुरू कर दिया है। लोग उधर शिफ्ट हो रहे थे और गोल्ड से पैसा निकलकर क्रिप्टो में जा रहा था। ये बात उन्होंने उस वक्त में कही थी जब कहीं पर ये रिपोर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, एक झटके में क्रिप्टो का मार्केट धड़ाम हो गया, एक झटके में धड़ाम हो गया। पहले मैं आपको क्रिप्टो की खबर बता दूं क्या क्या हुआ है क्रिप्टो में कल, उसके बाद आपको इस खबर की गंभीरता का अंदाजा लगेगा। बिटकॉइन रिकॉर्ड स्तर से 44% नीचे आ गया है, 44%। इथेरियम जो एक और क्रिप्टो करेंसी है वहां पे 42% की गिरावट, एक्सआरपी में 40% की गिरावट, लाइट क्वाइन में 44%, डोज क्वाइन में 53%। ये क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट का पूरा हाल है, कितनी बड़ी गिरावट आई है। और इंट्राडे में बिटकॉइन में 30% से ज्यादा। आप सोचिए कि अगर आप गोल्ड से क्रिप्टो को कंपेयर करेंगे, क्या ये मुमकिन है क्या कि एक झटके में आपकी पूंजी 30% साफ हो जाए? क्या वो निवेशक, क्या वो इन्वेस्टर, क्या वो ट्रेडर दोबारा हिम्मत करेगा मार्केट में आने का जब 30% एक झटके में साफ हो जाएगा? और इसीलिए गोल्ड की वकालत हमारे एक्सपर्ट क्यों करते हैं। गोल्ड भले ही आपको एक झटके में 30% का रिटर्न ना दे, लेकिन एक झटके में आपको 30% का झटका भी नहीं देगा। तो गोल्ड की विश्वसनीयता इसी बात में है कि गोल्ड है जिसे आप देख सकते हैं, रख सकते हैं, दाम गिर जाए तो आपके पास अगर गोल्ड पड़ा रहेगा तो उसी में आपको संतुष्टि रहेगी। सुरेंद्र मेहता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, आपने बहुत पहले इस बात को पॉइंट आउट किया था, क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो का चेहरा बेनकाब हो चुका है और जो लोग क्रिप्टो गोल्ड से निकलकर क्रिप्टो में गए थे अब वक्त आ गया है कि गोल्ड में आ जाए दोबारा और गोल्ड में नए सिरे से निवेश करें? बहुत ही सही विश्लेषण किया है। देखिए, मैं कुछ फंडामेंटल चीजें क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये जो करेंसी है, इस करेंसी का किसी भी देश की इकोनॉमी से कोई संबंध नहीं है। ये करेंसी ना तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, ना ये सेफ हेवन है। और कई देशों ने कहा है कि यदि आपको आपका पूरा पैसा खोना हो तो आप इसमें बेशक निवेश करें। इस पूरे वर्ल्ड में लगभग 8000 क्रिप्टो करेंसी है। अब आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, किसमें पैसा बनेगा, किसमें पैसा नहीं बनेगा, किसमें पैसा जीरो हो जाएगा, ये जैसे आपने समझाया ये हाईली फ्लक्चुएशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और जो 30% 40% तक फ्लक्चुएशन होता है। जबकि गोल्ड जो है उसका हर एक देश की इकोनॉमी से, उसकी फियाट करेंसी से, उसके कंट्री के रिस्क के ऊपर गोल्ड के प्राइस डिपेंड करते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं तो सिर्फ लोगों को यही सुझाव दूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के बहकावे में ना आए। आप देखिए कि एक टेल्सा के मालिक ने यदि एक स्टेटमेंट दिया तो उसमें लगभग क्रिप्टो करेंसी 30% एक ही दिन में नीचे आ गई। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कोई विश्व का एक व्यक्ति किसी करेंसी को चला सकता है या वो उसके ऊपर कमेंट करता है तो वो करेंसी में इतना फ्लक्चुएशन आता है। तो ये बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करने जैसा नहीं है। मेरी सलाह यही होगी सभी क्रिप्टो से निकल जाएं। और जहां तक भारत की बात है, रिजर्व बैंक ने बार बार वार्न किया है, हालांकि इसके ऊपर रेगुलेशन अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन कभी भी रेगुलेशन आ सकते हैं और पूरा का पूरा पैसा आपका क्रिप्टो में डूब सकता है। मेरा सुझाव सभी से यही है
जल्द से जल्द अपने आप को क्रिप्टो से गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर लें या शिफ्ट कर। बिल्कुल, और ये सुझाव आपको मेहता जी ने पहले भी दिया था, उस वक्त दिया था जब लोग बहुत ज्यादा क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे थे ग्लोबली। उस वक्त भी मेहता जी ने कहा था कि ये खतरनाक ट्रेंड है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक व्यक्ति के बोलने से अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो आप सोचिए कि उस करेंसी की क्या वैल्यू है। अगर आप करेंसी कहते हैं क्रिप्टो को, तो क्या किसी करेंसी को एक व्यक्ति के बोलने से ऊपर नीचे होना चाहिए क्या? एलन मस्क ने उस वक्त कहा था कि कार खरीदने में बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया क्रिप्टो, और जब अब कह दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो धड़ाम हो गया। तो अब अगर ये ट्रेड रहेगा तो फिर बताइए कि उसका क्या आउटलुक यहां पर हो सकता है। ये आपने बहुत डिटेल में समझाया मेहता जी। चलिए अब मैं गोल्ड के ऊपर फोकस करना चाहता हूं मेहता जी। क्रिप्टो का तो हम लोगों ने देख लिया क्या हाल हुआ है, तो लेकिन गोल्ड में सर, गोल्ड का मार्केट क्या अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा रफ्तार के मूड में दिख नहीं रहा है, तेजी तो आ रही है लेकिन वो तेजी मतलब रफ्तार, चाहे तो रफ्तार धीमी है या वो तेजी बहुत टिक नहीं पा रही है। तो क्या लंबे समय के जो इन्वेस्टर हैं उनको इस भाव पर पैसा अभी लगाना चाहिए या थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए? मृत्युंजय जी, देखिए, जब गोल्ड $2089 से $1673 तक नीचे आया था लगभग 2-2.5 महीने पहले, उसके बाद वहां से वो मजबूती बनाता हुआ $1798 तक उसने बहुत ही अच्छी मजबूती बनाई, हर लेवल के ऊपर अपना स्ट्रेंथ कायम किया। लेकिन $1798 से जो कल $1891 तक गया है, ये अचानक से अगले पिछले 10 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर ये इस तरह से ट्रेड हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। हालांकि एक बार, क्योंकि जब मार्केट में तेजी चलती है तो $1923 तक ये बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लोगों को बहुत ही वॉचफुली ट्रेड करना चाहिए और इसमें करेक्शन की पूरी संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में ये $1818 तक वापस आ सकता है और ऊपर में $1923 तक जा सकता है। बहुत ही सलीके से दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगाए बिना इसमें फिलहाल ट्रेड करने की मैं सलाह नहीं। ठीक है, कुणाल शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, आप बताइए, क्रिप्टो बेहतर या गोल्ड? जी, आई थिंक जो रीजन से जो बोलना था वो आप दोनों ने, सुरेंद्र जी और आपने दोनों ने कह दिया है। 100% गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आई कम्प्लीटली एग्री। और एक पॉइंट, जो चीज कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल बैंक जो रेगुलेट नहीं करता है वो चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो क्रिप्टो या एनीथिंग विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। विच डजंट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आरबीआई, वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो 100% गोल्ड। और हमको लग रहा है ये जो इंटरनेशनली क्रिप्टो में फॉल आया है उसका बेनिफिट गोल्ड को डेफिनेटली मिलेगा। और forget about the price trend, more and more people will invest in gold after what happened with cryptocurrency. ओके, ठीक है, तो आप भी यही बात कह रहे हैं कि जो मार्केट रेगुलेटेड नहीं हो वहां पर आप पैसा ना लगाएं, वहां पर पैसा डूबने का खतरा ज्यादा रहता है, जो अभी आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो में हो रहा है। सुनील कटके जी, आप बताइए, ऐसे में क्या गोल्ड के ऊपर लोगों का भरोसा अब और बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आएगा? जी, मुझे लगता है कोई भी असेट क्लास का जो वैल्यू डिफाइन होता है उसका अंडरलाइंग असेट जो है उसके बेसिस पे एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिफाइन होता है। अभी क्रिप्टो में अंडरलाइंग असेट कुछ है नहीं, तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन रूमर्स और न्यूज पे चलता है वो, और प्राइसेस जैसे अप्रिसिएट होते हैं तो स्पेकुलेटर्स वहां पे काम करते हैं और उसकी वजह से प्राइसेस और तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसमें ज्यादा पैसा बनेगा। बट अगर हम गोल्ड को कंपेयर करते हैं, क्योंकि गोल्ड इज ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स एक्चुअली, हम देखते हैं कि डॉलर के अगेंस्ट एज ए हेज की तरह यूज किया जा सकता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ग्लोबल लेवल पे एक कॉमन हेज के अगेंस्ट यूज किया जाता है, और इवन अदर एसेट क्लासेस में जो क्लाइंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी अपने ओवरऑल रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड को एज ए एसेट क्लास के तौर पे 20-25% अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसके फिजिकल भी फायदे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप फिजिकल डिलीवरी लेके अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, और ये एक ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एज ए प्रूवन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रह चुका है। तो अभी जो फॉल हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो में
30-40% एक दो दिन में अगर प्राइसेस गिरते हैं तो अल्टीमेटली जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, और उससे अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो दिखती है लोगों को, वो या तो रिस्की एसेट क्लास जैसे इक्विटी मार्केट्स का आता है, या तो सेफ हेवन एसेट जैसे गोल्ड का आता है। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हैं तो करंटली मुझे लगता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 90 के रेंज में चल रहा है अभी, इट वाज बिलो 90 अगर हम कल तक की देखते हैं बारी तो उस हिसाब से और ग्लोबल सिनारियो को देखते हुए मुझे लगता है इन्फ्लेशन जो है आने वाले समय में गोल्ड को सपोर्ट करेगा, और वो एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग वहां पे ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है 48,500 का जो रेंज है डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनली $1875 का जो एक रेंज है, पोजिशनल टर्म में एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बट जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जैसे अगर आप 1 या 2 दिन के लिए बाय करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप विद स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए आपका व्यू क्या है वंदना जी गोल्ड में? आज अगर गोल्ड में ट्रेड लेना हो तो क्रिप्टो के इस दर्द के साथ किस तरह से गोल्ड में ट्रेड आज लेना चाहिए, क्या करना चाहिए गोल्ड में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि जो न्यूज है ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स है। अगर आप देखें तो चाइना की तरफ से भी आ रहा है कि वो अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्रिप्टो के लेके स्ट्रांग यहाँ पे करेंगे। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे गोल्ड के अगेंस्ट जो यहाँ पे काम कर रहा है वो है कि फेड ने कहा है कि जो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट है वो थोड़ा यहाँ पे बेहतर है, और हो सकता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न को लेते हुए वो वाइंड अप करे, या फिर कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा पहले यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से हमने एक हॉल्ट आते हुए देखा है गोल्ड में। हालांकि मेगा ट्रेंड जो है वो स्टिल अप का है, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर में ये कमोडिटी यहाँ पे फिलहाल रह सकती है। मेरे ख्याल से सेल करना चाहिए 48,525 के लेवल पे, थोड़ा कूल ऑफ होगा प्राइसेस। 48,250 रुपीज का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,650 का। तो इंट्राडे में सेल है, मेगा ट्रेंड स्टिल अप है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू देने के लिए, और कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया क्रिप्टो और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी पर सुनील कटके जी आपका क्या व्यू होगा, और क्या चांदी में इस वक्त ट्रेड का मौका आप देख रहे हैं? जी मृत्युंजय, मुझे लगता है वेरी शॉर्ट टर्म में देखते हैं, अगर इंट्राडे ट्रेड का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो जैसे कल मार्केट वॉलेटाइल था, एक डिप दिया, बाद में फिर रिकवरी आ गया, तो अभी मुझे लगता है कि 72,000 का जो रेंज चल रहा है चांदी का, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर किसी को रिस्क लेना है तो 71,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 71,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 72,800 के हिसाब से एक टारगेट लेके मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में बाई करना चाहिए। थोड़ा बहुत मेटल्स में भी अभी रिकवरी आ रहा है, मुझे लगता है उसका भी सपोर्ट चांदी में देगा। तो 72,800 के टारगेट से मुझे लगता है इंट्राडे में बाई करना चाहिए चांदी। अच्छा, तो आप करेंगे इंट्राडे में चांदी बाई करें। वंदना जी, आपको भी लगता है कि आज के लिए चांदी में अगर ट्रेड लेना हो तो बाई ही करें? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिप आ सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से भी न्यूज आया है कि जो बेस मेटल्स में बिल्कुल स्पेकुलेटिव थोड़ी सी रैली हो गई है, वहां पे थोड़ा सा कंसर्न उन्होंने दिखाया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ओवरऑल मैं यहाँ पे सुनील जी के साथ हूँ कि क्या चांदी में फिर से बाइंग आनी चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पे डीप लेवल होगा और वहां तक के लिए मैं इसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि एक बार 72,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ डिप हो सकते हैं, 71,200-300 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 72,450 या कह सकते हैं कि 500 के करीब तक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। इवनिंग में मुझे लगता है कि जो फॉल है वो थोड़ा सा यहाँ पे डीप हो सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी सिल्वर के ऊपर कि चांदी में इस वक्त क्या करना है। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट भी बहुत ज्यादा कल नीचे आया था, आज एक रेंज में है, तेजी नहीं है। कल की तेज गिरावट के बाद आज मार्केट दायरे में फंसा हुआ है, रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो बताइए कटके जी कि क्रूड में आज के लिए 4,686 का लेवल है इस वक्त कच्चे तेल का, इस भाव पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या कच्चे तेल में? जी मृत्युंजय जी, जैसे आपने बताया कल इन्वेंट्री थोड़ा एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया था यूएस में, तो उस वजह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। बट ओवरऑल जो फोरकास्ट है क्रूड ऑयल का वो पॉजिटिव है। तो मेरा रिकमेंडेशन आज के लिए भी 4,680 के रेंज में बाई रहेगा। 4,640 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 4,730 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं इंट्राडे में, और नियर टर्म में मुझे लगता है यूरोजोन में लॉकडाउन ईजिंग है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं, तो उसका एक डिमांड में एक सपोर्टिव फैक्टर देखने को मिल सकता है।
ओके, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर कि क्रूड में इस वक्त आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेस मेटल की। और मेटल की बात करें तो मेटल में एक रेंज का ट्रेड हो रहा है, थोड़ी बहुत तेजी है, लेकिन बाजार किसी बड़े एक्शन के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है। तो मेटल में ओवरऑल वंदना जी आपका क्या व्यू है, और आज के लिए आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में क्या होगी? मिथुन जी, मुझे लग रहा है कि अभी ये जो अपसाइड आ रहा है, ये कल के रिएक्शन के बाद एक बाउंस है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे टिकाऊ नहीं हो सकता है ये फिलहाल, और मार्केट जो है थोड़ा नॉर्मलाइज होने में टाइम लेगा। और जिस तरीके से न्यूज अभी चाइना की तरफ से आया बेस मेटल्स को लेके कि स्पेकुलेटिव रैली थोड़ी सी हो गई थी यहाँ पे, और वो इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे स्टिमुलस को, तो मेरे ख्याल से वो प्रेशर अभी थोड़ा सा बरकरार रहना चाहिए, खासकर कॉपर पे। कॉपर को हमने 600 से 800 से ऊपर आते देखा है, तो काफी लंबा रनअप था। मुझे लग रहा है कि 760 के करीब यहाँ पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 750 का टारगेट रखना होगा, 765 का स्टॉप लॉस लगा के चले। मुझे लग रहा है कि 10 रुपए तक का जो फॉल है फिर से यहाँ पे एक बार आ सकता है कॉपर में। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि अभी क्या करना चाहिए बेस मेटल में, खास करके कॉपर में। आपने कहा वंदना जी की बेचना चाहिए 760 पे, 750 का टारगेट होगा, 765 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस पर आप नजर रखें। तो ये राय हो गई मेटल की। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एग्री मार्केट को लेकर क्या कुछ बड़ी खबर है, उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट को लेकर दो खबर है। पहली खबर यह है कि हाल में दाल कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने दाल इंपोर्ट का फैसला लिया था, और दाल इंपोर्ट अलाउ करने का फैसला लिया। लेकिन भारतीय किसान संघ ने सरकार से अपील की है कि किसानों के हित में दाल इंपोर्ट के फैसले को सरकार वापस ले ले। मतलब ये कि इंपोर्ट को मंजूरी ना दे, क्योंकि इससे दलहन किसानों को नुकसान होगा। ये बात कही गई है भारतीय किसान संघ की तरफ से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये दलील दी जा रही है कि अगर अभी दालों का इंपोर्ट अलाउ किया जाएगा तो इससे किसानों को दालों का वाजिब भाव नहीं मिल पाएगा। क्या इस दलील में दम है सर, या आपको लगता है कि इंपोर्ट की जरूरत है? ये हमेशा एक बहुत मुश्किल फैसला होता है कि किस पॉइंट पे गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ करे या ड्यूटी को कम करे। अब गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट रहा होगा कि दालों का प्राइवेट स्टॉक कम है, इसलिए इंपोर्ट अभी से करने की जरूरत है। आपके चैनल पे भी हमने कई बार ये करवाया है कि गवर्नमेंट को मालूम करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि देश में प्राइवेट स्टॉक है कितना। हम बार बार ये लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट को जब तक आप कंपल्सरी नहीं करेंगे वेयर हाउसेस के लिए, तब तक ये सुविधा हमेशा बनी रहेगी कि देश में कितना स्टॉक है। मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल इस मामले में जो असेसमेंट है कि दिसंबर के अब तक काफी इंपोर्ट प्राइवेट ट्रेड किया है, लेकिन गवर्नमेंट का असेसमेंट डिफरेंट लगता है। तो उनको ये लगता है कि नहीं किया है, इसलिए उन्होंने अब अलाउ किया। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ये चेक करने का कि वाकई देश में स्टॉक है, पर्याप्त स्टॉक है या नहीं है। दूसरी खबर सर ये है सिराज जी कि सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर सब्सिडी 140% बहुत शार्प जंप किया है, 140% बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी है, क्योंकि 6 महीने में ग्लोबल मार्केट में भी दाम 45% तक डीएपी के बढ़ गए थे। आपको लगता है कि पैंडेमिक की वजह से जो किसानों की हालत खराब हुई है, और उस दिशा में चूंकि अभी खरीफ की बुआई शुरू होनी है, सरकार का ये फैसला बड़ी राहत किसानों को देगा, या आपको लगता है कि अभी किसानों को कुछ और चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये अच्छा फैसला है, क्योंकि 1700 रुपए एक बैग था डीएपी का, और उस पर 500 रुपए सब्सिडी थी, तो 1200 का मिलता था किसान को। प्राइस बढ़ के 2400 हो गया। अगर सरकार ने डीएपी का 1200 की जगह किसान को मिलता 1900 रुपए का, जाहिर है कि बहुत ज्यादा इसमें इजाफा होता था। रियल इशू ये नहीं है, ये इशू ये है कि
2010 में यूपी गवर्नमेंट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम लागू करी के लिए, यूपी में नहीं हुई। तब साल ये होती है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी भी किया जाएगा वगैरह, लेकिन अभी तक सहमत नहीं बने। तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें एक पॉलिटिकल सहमति रोड मैप बनाने की जरूरत कि क्या आपके 10 साल बाद भी हम यही डिस्कस कर रहे होंगे या हम कोई दूसरा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होंगे। यह समस्या बहुत ज्यादा अहम मुद्दा। हाँ हाँ, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर अपनी राय देने के लिए। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, कॉपर में सेल एडवाइस करूंगी 760 के लेवल पे यहाँ पे सेल करना, 750 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 765 रुपए का। आपकी कॉल सुनील जी। मृत्युंजय जी, मेरा भी व्यू कॉपर में रहेगा बट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। 762 के रेंज में बाई करना चाहिए, 759 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हुए 768 और 770 का टारगेट किया जा सकता है। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। मृत्युंजय जी, चना में यहाँ पे बाय रिकमेंड करना चाहूंगी, काफी फॉल यहाँ पे आ चुका है, 5180 के लेवल पे एक बार बाय करना चाहिए, 5250 का यहाँ टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 5150 का लगा के चल सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।